यू, नमस्ते है एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में सारे लोग का स्वागत है और आज बारी है कंपनी एक्ट की सारी डॉक्ट्राइन्स को पढ़ने की। एग्जैक्टली बिल्कुल सही सुन रहे हो मेरे को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी एक्ट में लगने वाली तीनों मेन डॉक्ट्राइन्स के बारे में। आज हम करने वाले हैं उन तीनों डॉक्ट्राइन्स का डाइसेक्शन जो कि कंपनी एक्ट में दी गई हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। द कंपनीज एक्ट 2013 की तीन डॉक्ट्राइन्स, अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट, ये तीनों की तीनों डॉक्ट्राइन्स आज अपन पढ़ने वाले हैं। बाकी एक बार एक रिमाइंडर आप सारे लोगों को है ही सही, और कौन सा रिमाइंडर है और क्या रिमाइंडर है और क्या हो चुका है ये तो आप जानते ही है। सितंबर की और जनवरी 26 की बैचेस आपकी अपनी टीम संकल्प टीम की स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। 60% के साथ अभी ये अवेलेबल है। CSP 10 कोड लगाओ और 6499 में जा करके इस बैच में एनरोल करो। ये सारी चीजें फुल फ्लेजेड डिटेल में कलरफुल नोट्स के साथ मेरे और टीम के साथ पढ़ सकते हो। तो क्यों देर कर रहे हो? समय बहुत कम है, घड़ी की टिक टिक चालू है, परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है। चलिए भाई, तो आ जाते हैं हम डॉक्ट्राइन्स का डाइसेक्शन करने के लिए। और यस, लेट्स बिगिन अप विद द फर्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ द डे, एंड द फर्स्ट डॉक्ट्राइन दैट वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर इज द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। बच्चों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये वो डॉक्ट्राइन है जो तब अप्लीकेबल होती है जब एक कंपनी अपने पावर से बाहर जाती है। We know the basic meaning of ultra wires is something that is done beyond the powers. यार, हर किसी के अपने अपने अधिकारों की सीमा होती है, और सीमा तो हर किसी की होती है। हर चीज की एक सीमा होती है और सीमा से परे कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति हर चीज की हानिकारक है। अगर आप अपनी सीमा से परे जाकर के किसी दूसरे देश में जाएंगे तो क्या होगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर एक कंपनी अपनी सीमा से बाहर जाकर के काम करेगी तो उस काम की लीगल वैलिडिटी कुछ भी नहीं होगी। डॉक्ट्राइन जिसका मतलब होता है सर्टेन तरह की प्रिंसिपल्स, वो डॉक्ट्राइन में ये सबसे पहली डॉक्ट्राइन अल्ट्रा वायर्स की आपको यही सिखाती है कि भाई कंपनी के पास उसके अधिकार उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए हुए होते हैं। जस्ट लाइक अ कंट्री हैज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इन अ सिमिलर वे अ कंपनी हैज इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि उसके पावर्स को डिफाइन करते हैं। और हर वो चीज जो कि कंपनी कर सकती है, हर वो ऑब्जेक्टिव, हर वो पर्पस जिसके लिए कंपनी बनाई गई है, वो ऑब्जेक्टिव या वो पर्पस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में जो तीसरे नंबर पर आता है दिया होता है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हो ये। लेकिन भाई, अगर इस सीमा के बाहर जाके काम करोगे, यानी जो लिखा हुआ है उससे विपरीत कुछ काम करोगे या अलग हट करके कुछ काम करोगे, तो लॉ उस चीज को पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है, उस चीज को पूरी तरह से वॉइड डिक्लेयर कर देता है। एनीथिंग दैट अ कंपनी डज बियॉन्ड द लिमिट of its powers that is prescribed in the object clause of the memorandum of association is considered as ultra vires and hence void. लॉ बहुत स्पेसिफिक है, बोलता है भाई आपको जो काम करना है, क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, आप सारे काम अपने नाम पे कर सकते हो, बट आप हो आर्टिफिशियल, तो कहीं कोई आपके इस आर्टिफिशियल कैरेक्टर का फायदा ना उठाए और कहीं हमें बार बार कॉर्पोरेट विल को रेज ना करना पड़े। इसके लिए हमने आर्टिफिशियल एंटिटी यानी इस कंपनी को कुछ सीमाएं पहले से निर्धारित करके दी। ये आप ही बनाते हो, ये हम नहीं बनाते। जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में अपने पावर्स को आप खुद डिफाइन करते हो, क्या क्या काम आप करना चाहते हो, क्या क्या काम आप कर सकते हो, वो सब आपने खुद डिफाइन करा है। तो अब अगर आप उस लिमिट के बाहर जाओगे, आप बस ये समझ लो आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स वो लक्ष्मण रेखा है जो रामायण में श्री लक्ष्मण ने सीता मैया के लिए बनाई थी। और वो लक्ष्मण रेखा, जिस लक्ष्मण रेखा को पार करना सीता मैया के लिए हानिकारक हो सकता था, और उन्होंने उसे पार करा और हानि हुई, और कैसी हानि हुई ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ ये सब हम बहुत अच्छे से सुने हैं। सीमा लांघी गई, पार हुई। तो वैसे ही बच्चों, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तीसरे क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसके पावर्स, उसकी सीमाएं,
आपको उसमें जो जो लिखना है आप वो सब लिखो और वो कर सकते हो, लेकिन अगर उससे बाहर जाकर के कुछ और करोगे तो ये सीमा से परे जाना, ये लिमिट्स के बाहर जाना हो गया, और ऐसे में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरह से लॉ की नजरों में न्यूलिटी है। इट हैज नो लीगल इफेक्ट इवन इफ एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द कंपनी गिव्स देयर असेंट। अगर एक एक सदस्य भी अपनी कंसेंट दे देता है, असेंट को दे देता है, तो भी वो वैलिड नहीं होता, तो भी वो वैलिड नहीं माना जाता है। यानी ना तो वो एक्ट कंपनी पर बाइंडिंग है और ना ही कोई थर्ड पर्सन, कोई भी डेटर या क्रेडिटर कंपनी पर उसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई भी केस कर सकता है, वो कंपनी को स्यू तक भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस चीज की कोई लीगल वैलिडिटी ही नहीं है, कोई लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है, उस पर कोई सूट भी फाइल नहीं होता। इस हिसाब से अब बारी आती है ये देखने की कि अल्ट्रावाइज कॉन्ट्रैक्ट्स के इफेक्ट या इंपैक्ट क्या होते हैं। आपने बोला मैम सीमा से परे जाएंगे, लिमिट से बाहर जाएंगे तो चीजें नल एंड वॉइड हो जाती है, तो क्या बस यही एक इफेक्ट है या इसके कुछ और भी इफेक्ट होते हैं? तो नहीं बच्चों, सुनो, ये तो इसका सबसे पहला और मेजर इफेक्ट होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आप अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर के करते हो, यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज की लिमिट के बाहर जाके करोगे, ये सब वॉइड एब इनिशियो होंगे। यानी शुरू दिन से, शुरू मिनट से, पहले पल से, पहले पहर से ये किसी भी तरह की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज या दूसरा इफेक्ट जो होता है वो इफेक्ट ये होता है कि इन ट्रांजैक्शंस को आप कभी रैटिफाई नहीं कर सकते। दे कैनॉट बी रैटिफाइड, दे कैनॉट बी रैटिफाइड इवन इफ ऑल द शेयर होल्डर्स गिव देयर कंसेंट। आप इन्हें रैटिफाई नहीं कर सकते हो सारे मेंबर्स की कंसेंट लेने के बाद भी। इवन इफ ऑल द मेंबर्स गिव देयर कंसेंट, आप इन्हें रैटिफाई नहीं कर सकते हो। इसमें ऐसे मेंबर्स जो गलत काम करने में इन्वॉल्व नहीं थे या जिनकी जानकारी में ये नहीं था कि कंपनी में कुछ लोग या डायरेक्टर्स बियॉन्ड द पावर्स जाकर के काम कर रहे हैं, ऐसे लोग इंजंक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंजंक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप, यानी ये कोर्ट से स्टॉप ऑर्डर्स या स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। यहां पर कंपनी को उस काम को करने से पूरी तरह से रोका जा सकता है, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम मूविंग अहेड विथ डूइंग एनीथिंग दैट्स अल्ट्रा वायर्स। द मेंबर्स हु आर नॉट अ पार्टी टू इट कैन क्लेम फॉर इंजंक्शन। और क्योंकि डायरेक्टर्स सारी चीजें संभाल रहे थे, डे टू डे अफेयर्स सब डायरेक्टर्स ही मैनेज कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में हर वो डायरेक्टर जो इसमें इन्वॉल्व था, जो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस करने में इन्वॉल्व था, बच्चों उसकी जो लाइबिलिटी है वो पर्सनल हो जाती है। यानी कि फिर उन चीजों के लिए डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल और जवाबदार बन जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चार मेजर इफेक्ट्स होते हैं अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस के, अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के। आपको जो कीवर्ड्स ध्यान रखने, पहली चीज अल्ट्रा वायर्स इज एवरीथिंग दैट्स बियॉन्ड योर पावर। दूसरी चीज, सारे के सारे मेंबर्स कंसेंट दे करके भी इसे वैलिड नहीं कर सकते, ये एब इन इश्यू होता है। तीसरी चीज, हर वो मेंबर जो कि बेगुनाह है और जिसने कि इस गलत काम में बाकी लोगों का साथ नहीं दिया है, वो इंजंक्शन क्लेम कर सकता है, स्टॉप ऑर्डर ले सकता है। चौथी चीज, हर वो डायरेक्टर जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व था या बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम करने में इन्वॉल्व था, हर वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाता है। हाँ, या ये जरूर याद रखना आप कि अगर कोई चीज डायरेक्टर्स की लिमिट के बाहर है लेकिन कंपनी के मेंबर्स की लिमिट में है, तो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करके वो काम करने के लिए कह सकते हैं। अगर कोई चीज कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स में नहीं दी गई है, यानी अगर वो अल्ट्रा वायर्स है टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, बट इफ इट इज विद इन द एक्ट, अगर वो एक्ट में दी गई है तो आप वो भी काम कर सकते हो, वो भी चीज परमिटेड होती है। आप तो अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर कर लो, पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, ऑल्टर करके काम कर सकते हो। बट 100 बात की एक बात है बच्चों की लिमिट के बाहर, डिफाइंड लिमिट्स के बाहर जाके काम आप नहीं कर सकते, और ये आपकी पूरी की पूरी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहती है। बट नाउ ऑफ कोर्स यस, it's time to understand this with the help of that one landmark case law जिसे आप एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची के केस के नाम से जानते हैं। जैसे कंपनी की कॉर्पोरेट विल के लिए लैंडमार्क केस सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड का होता है, ठीक उसी तरीके से
डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के लिए जो लैंडमार्क केस हम पढ़ते हैं वो है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची का, जहां पर ये जो कंपनी थी, इस कंपनी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे रेलवे कैरेज या वैगन्स को बनाना, उनको बेचना, उनको किराए पर देना, जनरल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काम करना और इसी से रिलेटेड चीजों को संभालना। ये कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, रिची नाम की एक पर्सन की फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है फॉर फाइनेंसिंग देम, फाइनेंस लेती है, पैसा उधार लेती है बेल्जियम में रेलवे लाइंस डालने के लिए, रेलवे ट्रैक जिसपे ट्रेन दौड़ती है। The company entered into a contract of finance for the purpose of financing its railway line project in Belgium. बाद में कंपनी जब ड्यू डेट आती है, पैसा देने से मना कर देती है रिची की फर्म को, और रिची को ये बोलते हुए कि भाई ये चीज तो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ ही नहीं था, इट वाज नॉट विद इन आवर लिमिट्स एंड हेंस इट इज अल्ट्रा वायर्स एंड देयरफॉर वी आर नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। धोखा कर दिया हमने तो आपके साथ। रिची इसके अगेंस्ट कंपनी पर केस फाइल करता है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस सू करने की बात करता है। जब ये केस कोर्ट में जाता है, जब ये केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है, तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स बड़ी बारीकी से हर एक चीज को समझते हुए हमें ये बताते हैं, भाई रिची सुनो, भाई रिची तुम जो बोल रहे हो कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था उस हिसाब से रेलवे लाइन डालना जनरल कॉन्ट्रैक्टरशिप में आता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम में जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स के रेफरेंस में लिखा था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स में रेलवे लाइन डालना नहीं आता। दूसरा, तुम ये कह रहे हो कि कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स ने इस चीज को रैटिफाई भी कर दिया था, लेकिन अगर कोई चीज अल्ट्रा वायर्स है तो सारे के सारे लोग रैटिफाई कर दे तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो चीज गलत है वो तो गलत है, सारे लोग हाँ बोल देंगे तो गलत सही थोड़ी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में दिए गए डिसीजन। कॉन्ट्रैक्ट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी एंड देयरफॉर इट्स नल एंड वॉइड। General contractors has to be interpreted to indicate as making generally of the contracts connected with the business of mechanical engineering, जिसमें रेलवे लाइन डालना नहीं आता। And also they held that a company cannot make Ultra Vires Act to be valid even if every single shareholder assents to it. पूरी लंका रावण के साथ भी खड़ी हो जाती तो भी क्या रावण सही होता? पूरा का पूरा साम्राज्य रावण के साथ खड़ा हो भी जाता तो क्या रावण सही होता? नहीं ना भाई, जो गलत है वो तो गलत है। आपके सच बोलने से, सही बोलने से, आपके ये बोलने से कि नहीं ये सही बोल रहा है, वो सही नहीं हो जाता है, वो गलत ही है। तो इफ समथिंग इज अल्ट्रावाइज, नॉट एवरी सिंगल शेयरहोल्डर का कंसेंट भी उसे इंट्रावाइज कर सकता है। एंड हेंस ये जो केस है ये रिची के अगेंस्ट डिसाइड होता है। रिची को कोई पैसा नहीं मिलता है। भाई आपको ये चीज पहले ध्यान रख लेना चाहिए था, ये तो कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है और ये चीज वॉइड है, ये चीज नल है, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। इसी चीज को सपोर्ट करते हुए यहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स है जो मैंने पुटअप करे हैं। एक्सेप्शंस के हेड में लिखते हैं अपन इनको, बट बच्चों मोर और लेस ये एक्सप्लेनेशन भी होते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं आपको कि भाई देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को नहीं लगाना है। जैसे पहला पॉइंट बोलता है कि अगर कोई चीज, अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, डायरेक्टर की लिमिट के बाहर है और अगर वो कंपनी या मेंबर्स के लिमिट के विद इन है तो मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करके उस चीज को एक्सेप्ट करा सकते। कोई चीज आपकी लिमिट के बाहर है लेकिन मम्मी पापा की कंसेंट के लिमिट के अंदर है, तो आप मम्मी पापा की कंसेंट लेकर के वो काम कर लेते हो ना, है कि नहीं है? अगर कोई चीज आर्टिकल्स की लिमिट के बाहर है लेकिन मेमोरेंडम की लिमिट में है तो भी आप आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हो। कंपनी के पावर्स में थी लेकिन उसको गलत तरीके से करा गया। जैसे लिखा था कि कोई काम को करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल चाहिए, और अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल नहीं ली है और कुछ डायरेक्टर्स ने मिलकर बस वो काम कर दिया, तो आप बाद में उसको सुधार सकते हो जो आपने इरेग्युलरली करा है। शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेके उसको वैलिड भी कर सकते हो। पर अगर कोई चीज एक्ट
आपके पूरे के पूरे मेमोरेंडम के बाहर है, और अगर आप उस मेमोरेंडम को ऑल्टर नहीं करते हो तो वो जो भी एक्ट आपने करा है वो अल्ट्रा वायस मान लिया जाए। यहां पर जो पॉइंट नंबर डी होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको लेकर के परीक्षा में काफी बार सवाल भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर कंपनी कोई अल्ट्रा वायस लोन लेती है, यानी अपनी लिमिट के बाहर जाकर के अगर वो कोई लोन लेती है और उससे वो अपनी कोई इंट्रा वायस डेट को चुकाती है, जैसे मेरे आर्टिकल्स में लिखा, मेरे मेमोरेंडम में लिखा था, मेरे मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये कह रहे थे कि मैं 1 करोड़ रुपए तक की बोरोइंग कर सकती हूं, और मैंने 3 करोड़ रुपए का बोरोइंग करा, तो यहां पर मैंने बियॉन्ड द पावर्स जाके करा ना, फॉर दोज रिमेनिंग 2 करोड़ रुपीस। लेकिन मैंने इस 3 करोड़ की बोरोइंग में से 2 करोड़ रुपया का इस्तेमाल अपनी एक लॉफुल डेट को पे करने के लिए करा, लीगल डेट को, जो इंट्रावायस थी। तो ऐसी सिचुएशन में आई एम लाइबल टू पे दैट अमाउंट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अल्ट्रावायस। The lender of the ultra-wise contract is then substituted in the position of the first creditor and can recover the money. मुझे अगर मैंने 3 करोड़ की अल्ट्रावाइज बोरोइंग करी है, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ की परमिशन थी, 2 की नहीं थी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उस पैसे को मैंने इस्तेमाल अपनी किसी लॉफुल डेट को पे करने के लिए करा, तो जितना पैसा यूज करा उतना मुझे देना ही पड़ेगा, भले ही मेरी लिमिट 1 करोड़ की ही थी बस। He is entitled to be ranked as a creditor to the extent to which the money has been so applied. तो मुझे परमिशन 1 करोड़ की दी है यार, मैं 3 करोड़ लेती हूं और उसमें से 2 करोड़ को मैं यूज कर देती हूं अपनी पहले की किसी लोन या लाइबिलिटी को चुकाने के लिए जो लीगल था। अब मैंने जिससे पैसा उधार लिया था ना, ये दूसरे वाला पर्सन, उसको मैं ये नहीं बोल सकती भाई तेरे को तो मैं 1 करोड़ ही लौटाऊंगी ही, क्योंकि मेरी तो लिमिट में 1 करोड़ था, तेरे को पहले देख लेना था। नहीं, क्योंकि मैंने आपके 3 करोड़ में से 2 करोड़ को यूज करा था अपनी लॉफुल या लीगल इंट्रावाइज डेट को चुकाने के लिए, तो मुझे आपको 2 करोड़ लौटाने पड़ेंगे। हाँ, उस सेकेंड वाले लेंडर का नुकसान 1 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि वो टोटली अल्ट्रावाइज है, वो पूरी तरह से अल्ट्रावाइज है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी, ये जो पॉइंट नंबर ई यहां पर दिए हैं हम, कि इफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज मेकिंग एनी पेमेंट दैट्स अल्ट्रा वायस टू द कंपनी, देन द डायरेक्टर कैन बी कंपेल्ड टू रिफंड इट टू द कंपनी। भाई डायरेक्टर ने अपने अपनी जिम्मेदारी के साथ ये काम करा है, लेकिन वो काम अल्ट्रा वायस है, तो अब बीइंग अ डायरेक्टर अगर आपने कोई अल्ट्रा वायस पेमेंट करा है, इफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी has made any payment that's ultravise the company, then it is the director who can be compelled or forced to refund it to the company. हाँ, तो he has the right to be indemnified by the persons who are receiving the money later on. उसके पास ये राइट, जैसे वो पार्टनर्स के पास रहता है, ऐसे उसके पास ये राइट रहता है। Last but not the least, do not forget, if an act is ultravise to the articles, it can be ratified by altering the articles by means of a special resolution passed under section 14 of the Companies Act 2013. आप आर्टिकल्स को अल्टर कर लो, फिर काम कर सकते हो ना भाई, कौन मना कर रहा है? हम तो बस ये बोल रहे हैं कि सीमाओं में रह के करो, सीमा से बाहर जाना है तो पहले सीमा को और बड़ी कर दो, लिमिट को आगे बढ़ा लो, और फिर कर लो सारा काम। समझ गए बच्चों यहां तक का पॉइंट? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावाइज में आपको इतना ही समझना है, इतना ही ध्यान रखना है। टाइम फॉर द next doctrine, and the next doctrine that comes up are the two doctrines running consecutively, the doctrine of constructive notice and the doctrine of indoor management. कंस्ट्रक्टिव नोटिस, भाई काम कर रहे हो तो पहले अपने पास सूचना रखना जरूरी है। कंपनी के मेमोरेंडम और उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। इनफैक्ट कंपनी एक्ट का सेक्शन 399 भी ये कहता है कि एक नॉमिनल फी को पे करके mca.gov.in की वेबसाइट से आप किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को डाउनलोड कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। सो इफ यू आर अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इन द कैटेगरी ऑफ एनी केस, किसी भी कैटेगरी में एज अ क्रेडिटर डील कर रहे हो, एज अ मनी लेंडर डील कर रहे हो, कंपनी को कुछ माल सप्लाई कर रहे हो, कंपनी से कुछ ले रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट इज अज्यूम्ड every person contemplating to enter into a contract with the company has a means of ascertaining and is presumed to be aware of not only the exact powers of the company but also the level of limitation and delegation thereupon.
इट इज अज्यूम्ड कि भाई आपको ये चीजें पता होंगी, हम मान के बैठेंगे, लॉ मान के बैठेगा कि अगर आप किसी के साथ, किसी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको पता है कि कंपनी वो काम करने के लिए ऑथराइज है या नहीं। यार किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो चेक करते हो कि नहीं करते हो कि वो ऑथराइज्ड और अफिलिएटेड है कि नहीं है? करते हो ना चेक, क्योंकि अगर कल को वो ऑथराइजेशन या अफिलिएशन फर्जी निकल गया तो आपकी तो डिग्री फर्जी हो सकती है। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद अ कंपनी, कंपनी के ऑथराइजेशन, उसके पावर्स, उसके लिमिटेशन, सब चीजें उसके मेमोरेंडम आर्टिकल में दी भी रहती है। तो इफ अ थर्ड पर्सन इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये अज्यूम करा जाता है कि आपको कंपनी के पावर्स की जानकारी है, नॉलेज है। ऐसा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपसे कहता है। पर साथ साथ में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता है, और जहां एक हाथ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्शन देता है कंपनी को अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। भाई बाहर के लोग देख लें, हम क्यों घर की बातें बताएंगे? आप बाहर से आ रहे हो हमारी कंपनी के साथ डील करने के लिए, तो आप पता कर लो हम क्या कर सकते हैं और किस चीज के लिए ऑथराइज है या नहीं है। हम थोड़ी ना हर चीज जाकर के बताने वाले। क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड एज डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, लेट द बायर बी अवेयर, व्हाई वुड आई टेल, सेक्शन 16 ऑफ सोगा। वैसे इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस साफ साफ बोलता है भाई यू ऑट टू बी अवेयर ऑफ, you ought to be aware of. So there's a protection to the company against the outsiders. लेकिन आउटसाइडर्स को भी तो प्रोटेक्शन देना है, और उन आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन इंडोर मैनेजमेंट के नाम से देते हैं, जो कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक एक्सेप्शन होता है। पता होना ठीक है, पर हर चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते भाई, हर चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हर चीज में आकर के सवाल नहीं पूछ सकते। इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यही कहता है कि आउटसाइडर्स कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द कंपनीज मैटर्स। It protects the outsiders against the company. They cannot interfere into everything. हर चीज में थोड़ी ना इंटरफेयर कर सकते हैं, हर चीज में थोड़ी ना घुस सकते हैं, हर चीज में थोड़ी ना सवाल पूछ सकते हैं, बाहर के लोग हैं ना। एंड देन कम्स अनदर फेमस लैंडमार्क केस लॉ, और वो फेमस लैंडमार्क केस लॉ हमारा तुर्कन रूल होता है, जिसे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी अगेन एक कंपनी रहती है, और ये कंपनी रॉयल ब्रिटिश बैंक को कुछ बॉन्ड्स जारी करती है, कुछ 2000 पाउंड्स के बॉन्ड्स जारी करती है। लेटर ऑन कंपनी के लिक्विडेशन के समय ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर तुर्कंद होता है, ये बैंक को सू करता है और बोलता है भाई आपने बिना ऑथराइजेशन चेक करे ये बॉन्ड्स कंपनी से लिए हैं, तो अभी पैसा कुछ नहीं मिल रहा है। द डायरेक्टर्स ऑफ this banking company were authorized by the articles to borrow। इस केस का मेन पॉइंट ये था कि डायरेक्टर्स ऑथराइज्ड है बोरो करने के लिए बॉन्ड्स के नाम पर पैसा, एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट उस चीज को उन्हें फर्दर अप्रूव कराना था शेयर होल्डर्स की परमिशन से, दैट मीन्स बाय मीन्स ऑफ अ रेजोल्यूशन द जनरल मीटिंग। डायरेक्टर को ऑथराइजेशन दिया भाई तुम सारे डिसीजन लो, लेकिन फाइनल परमिशन और अप्रूवल शेयर होल्डर से लेना होगी, और बिना उसके काम करोगे तो ये चीज अलाउड नहीं रहेगी। अब ये काम कंपनी ने करा ही नहीं। शेयर होल्डर्स ये क्लेम करते हैं लेटर ऑन कि भैया हमने तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं करा था, हमने तो इस तरीके का कोई लोन देने की अनुमति दी ही नहीं थी, तो अब अगर कंपनी ने कर लिया है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और बस इसी के आधार पर तुर्कन स्यू करता है। इसी के आधार पर तुर्कन सेड दैट सर आई हैव द राइट टू कंक्लूड कि भाई नेसेसरी रेजोल्यूशन पास हो गया होगा। बीइंग एन ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये सारी चीजों का अश्योरेंस इंटरनल मैटर को लेकर के किसका रहता है? ये सारी चीजों का अश्योरेंस, इन सब चीजों को देखना, इन सब चीजों को समझने का काम कंपनी के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का था। अब अगर डायरेक्टर्स ने बिना शेयर होल्डर की परमिशन लिए ये काम कर लिया था, तो इसके लिए वो बैंक जिम्मेदार नहीं था, वो रॉयल ब्रिटिश बैंक जिम्मेदार नहीं था। उसने तो ये चेक कर लिया कि परमिशन लिए कि नहीं लिए। अब किससे लेनी थी और कितनी लेनी थी, ये कंपनी का इंटरनल मैटर होता है। इस चीज को लेकर के हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, इस चीज को लेकर के हम नहीं पूछ सकते। हमने अज्यूम करा
कि आपने वो रिक्वायर्ड परमिशंस पास कर दी होगी, आपने वो रिक्वायर्ड चीजें जो होंगी, जो भी परमिशंस लेनी थी, जो भी कंसेंट लेनी थी, वो आपने ले ली होगी। रॉयल ब्रिटिश बैंक वाज कंसीडर्ड एज यस, हाँ भाई आपने परमिशन ले ली, हमने मान लिया यहाँ पर। It was held that Turkan could sue the company on the bond as he was entitled to assume that the necessary resolution was passed. हमने assume कर लिया ना कि आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया, सीधी सी बात। रेजोल्यूशन पास करना था, हुआ है कि नहीं हुआ ये हमने चेक करा। अब कौन सा पास करना था ये तो अज्यूम कर लिया जाएगा, ये तो अज्यूम कर लिया जाएगा, दैट इज इट। तो ये रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन के केस में हुआ। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे अल्ट्रा वाइज के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बच्चों, ठीक उसी प्रकार से इनडोर मैनेजमेंट में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। हर जगह इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आउटसाइडर को, जब एक्चुअली उसके एंड से पूरी तरह से चीजों को इग्नोर करा जा रहा है। जब आउटसाइडर को पता है कि जिस कंपनी के साथ वो डील कर रहा है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास उस काम को करने की परमिशन नहीं है, व्हेन द आउटसाइडर हैज एन एक्चुअल और इट इज अज्यूम्ड कि उसके पास ये नोटिस है, एन इम्प्लाइड नोटिस ऑफ द लैक ऑफ अथॉरिटी एंड स्टिल ही इज एक्टिंग, देन ही इज बीइंग इग्नोरेंट एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। Similarly, if you have been negligent, भाई इग्नोरेंस जैसा ही है ये नेग्लिजेंस, जहां पर आप पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जहां पर आप ये इंश्योर करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि सारी चीजें एज पर द रिक्वायर्ड लॉ हो रही है या नहीं, यू आर जस्ट बीइंग नेग्लिजेंट। पहले वाले में आपको पता है एंड यू आर इग्नोरेंट, दूसरे वाले में यू आर बीइंग नेग्लिजेंट, एंड तीसरे वाले में द ट्रांजैक्शंस दैट आर स्पेसिफिकली डन विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉडरी इज फ्रॉड। तो जहां इंटेंशन ही फ्रॉड है वहां इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि फ्रॉड मीन्स समथिंग दैट इज इलीगल। तो जब चीजें और इंटेंशन ही इलीगल है तो कोई प्रोटेक्शन वहां पर नहीं मिलेगा, एंड दैट इज इट। इतनी चीजें हैं जो कि आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ध्यान रखना है, एंड इनफैक्ट इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपको डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइज, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट में ध्यान रखना है। दैट इज इट फ्रॉम माय एंड इन दिस सेशन। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह जाए तो नीचे कॉमेंट में जरूर पूछ लेना, और आपको पता है ना मेरी आदत में हमेशा आखिर में आप लोग से बोलती हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो नीचे कॉमेंट जरूर करिएगा और अपने कम से कम एक दोस्त के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कोई ऐसी चीज दैट यू वांट मी टू मेक द वीडियो ऑन, कोई और चीज है जो आपको लगता है कि इस वीडियो के फॉर्म में मैं आपके सामने पुट अप करूं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्ते।